स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। बच्चा सभी को चाहिए, बच्चे सभी को अच्छे भी लगते हैं और जैसे ही एक स्त्री और पुरुष दंपति के रूप में बनते हैं, सामने आते हैं, उनको भी बच्चे की चाहत होती है, उनके परिवार को बच्चे की चाहत होती है। लेकिन कई बार कुछ ना कुछ कमज़ोरी के कारण या कुछ ना कुछ कारणों के कारण कई बार जो दंपति होते हैं वो निसंतान रह जाते हैं और इसका जो परिणाम है वो उन पर भी पड़ता है, परिवार वालों पर भी पड़ता है। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो इनफर्टिलिटी जिसे हम कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है, किन कारणों से होता है। इसको लेकर हमारे समाज में बहुत सारी गलत तरीके की भावनाएं भी हैं लोगों के बीच में, उनको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर जो ये भ्रम है कि किसके कारण होता है, किसी महिला को लोग दोष लगा देते हैं, इसकी भी हम कोशिश करेंगे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको सही तरीके से बताएं कि ये जो समस्या है वो क्या है और कैसे इसे हम दूर कर सकते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जब हमारा जो मेडिकल साइंस है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है, तो क्या हमारे मेडिकल साइंस के पास इसका कोई इलाज है? क्या हमारे निसंतान दंपति जो हैं वो एक बच्चा पा सकते हैं? इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। आपको बता दें, आज एक्सपर्ट के रूप में हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है डॉक्टर निधि नुकुंज को, जो कि सुप्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और फ्रेया हॉस्पिटल में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार मैम। आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बातचीत करने वाले हैं, जिसका जो असर होता है वो शरीर पर तो पड़ता है, मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा इसका असर होता है। ये है निसंतानता, जिसको हम लोग इंग्लिश में इनफर्टिलिटी इज़ अ कॉमन वर्ड, इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो एक बार हम आपके ज़रिए जानना चाहेंगे कि ये इनफर्टिलिटी एक्चुअली क्या है। राजेश्री जी, इनफर्टिलिटी आजकल आपने जैसा कहा कि ये कॉमन भी होता जा रहा है और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में इसकी तादाद बढ़ रही है। और इसको अगर हम मेडिकल साइंस की तरह से बताएं कि ये क्या है, तो कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष एक दंपति पिछले 1 साल से लगातार इस प्रयत्न है कि उन्हें एक बच्चा ठहर जाए और 1 साल यानी 12 महीने बीत चुके हैं, तो उसको हम लोग इनफर्टिलिटी मानते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं, क्योंकि कई बार इसके बारे में इतनी बातें होती हैं और मानसिक रूप से लोग परेशान जल्दी हो जाते हैं, तो कई बार 2 या 3 महीने में ही लोग आ जाते हैं हमारे पास कि हमारा बच्चा नहीं ठहर रहा। तो उसमें घबराने से, चिंता करने से नुकसान और होता है। तो इसीलिए अगर औरत की उम्र 35 साल से कम है और जो मर्द हैं, जो हस्बैंड हैं, उनकी उम्र 40 साल से कम है, तो उनमें हम लोग 1 साल तक की सलाह देते हैं कि अगर मासिक वगैरह सब ठीक आ रहा है, साथ में आप संबंध हर 2 से 3 दिन पे सप्ताह में बना रहे हैं, तो 1 साल तक कोशिश करनी चाहिए। बट अगर 1 साल से ज़्यादा है तो ज़रूर कारणों के लिए एक बार सारी जांच हो जानी चाहिए, क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम बढ़ रही है पूरे समाज में, हर जगह। बिल्कुल। ये तो बिल्कुल हम देख रहे हैं, अपने अगल बगल भी देखते हैं, इस तरह की समस्या जो है वो बहुत से परिवारों में आ गए हैं। तो इसके जो पीछे जो मुख्य कारण है, हम उनके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इसको लेकर हमारे समाज में भ्रांतियाँ भी बहुत हैं। ज़्यादातर लोग महिलाओं को ही दोष लगा देते हैं। तो क्या आप ये भी बताइए लोगों को कि क्या ये सही है कि सिर्फ महिलाओं का दोष होता है इसमें अगर संतान नहीं हो रहा है तो? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारे समाज में महिलाओं पे ज़्यादातर दोष होता है। कई बार लोग दूसरी शादियां भी कर लेते हैं या स्त्री को छोड़ देते हैं, बट इसमें 50-50% दोनों लोगों में खराबियां मिलती हैं। यानी औरत में भी हो सकती है और मर्द में भी हो सकती है। जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बच्चा बनता है तो वो औरत के अंडे से और औरत के अंडे से और मर्द के स्पर्म यानी शुक्राणु से बनता है। तो और अब ये पाया जा रहा है कि 10 साल पहले इतना मर्दों में प्रॉब्लम नहीं होती थी, बट या तो जीवन शैली की वजह से, या पॉल्यूशन की वजह से, या हमारे खान पान में खराबी होने की वजह से, या इस तरह का काम करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं पुरुष कई जगह, तो उन सब चीज़ों से पुरुषों में भी बहुत बड़ी मात्रा में अब प्रॉब्लम मिल रहा है। लेकिन उसका भी इलाज संभव है। तो इसमें स्त्री और पुरुष
दोनों की जांच होना बहुत ज़रूरी है, और दोनों पक्ष को अगर हम ठीक करेंगे तो सफलता ज़्यादातर केस में ज़रूर मिलती है। बिल्कुल, मतलब ये जो भ्रांति है कि सिर्फ महिलाओं का दोष होता है, इसमें कई बार तो महिलाओं पर कितना अत्याचार हो जाता है, समाज से, परिवार से बहिष्कृत भी कर लेते हैं लोग कि इसका बच्चा नहीं हो रहा है कह के। तो ये जो भ्रांति है ये लोगों के मन से निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है कि दोनों में 50-50% ये चांस होते हैं कि दोनों में खराबी हो सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी नहीं है, दोनों में किसी में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है जो कि ठीक भी हो सकता है। इसके लिए किसी भी तरह का विचार मन में विपरीत विचार जो है वो नहीं आना चाहिए। मैम, जैसे डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इस तरह की समस्या अगर होती है ना, बच्चे नहीं हो रहे हैं संबंध बनाने के बाद भी, तो लोग खुद से भी दवाइयाँ ले लेते हैं, और आजकल तो गूगल का टाइम है तो खुद से भी डॉक्टर बन जाते हैं लोग, और तो ये कहाँ तक सही है? अपने से दवा तो खाना कभी भी सही नहीं होता। बिल्कुल, किसी भी समस्या में, किसी भी समस्या में दवा है, हर दवा का फायदा भी है और नुकसान भी है, जो कि एक डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छा जानता है। तो इसीलिए समझदारी इसी में है कि अगर 1 साल बीत गया है तो सारी जांच करा ले। और एक मज़ेदार बात यह है कि अगर जांच में स्त्री और पुरुष दोनों बिल्कुल ठीक हैं, तो हम उनको 1 साल समय और दे सकते हैं बिना किसी दवाई के बच्चा होने के लिए। तो ये कम उम्र के लोगों में ये भी हम लोग करते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार लोग डॉक्टर के पास इसलिए भी नहीं आते हैं कि हम दवाइयाँ खिलाने लगेंगे, हॉस्पिटल का चक्कर लगेगा, बार बार जाना होगा, बट वैसा ज़रूरी नहीं है। 1 साल पर जांच होनी चाहिए, और जांच जो है वो स्त्री की अलग जांच होती है, पुरुष की अलग होती है। और ऐसे मैं बहुत उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, क्योंकि एक एक चीज़ तो भारी होगा, लेकिन स्त्री में 3 चीज़ की जांच होती है। बच्चेदानी कैसी है, उसमें कोई फाइब्रॉइड, कोई ट्यूमर वगैरह तो नहीं है जो दिक्कत कर रहा हो, उसके नस कैसी है, क्योंकि हम लोग 10वीं तक तो हर कोई साइंस पढ़ता है, और उसमें हमें बताया जाता है कि अंडाशय में अंडा बनता है, वो फूट करके नस में जाता है, फिर वो बच्चेदानी में जाता है, शुक्राणु वहीं आता है और बच्चे बन करके वहीं पर पनपते हैं। तो इसी तरह मोटा मोटा अगर हम देखें तो अंडाशय में अंडे कितने हैं उसकी जांच होती है, बच्चेदानी कैसी है उसकी जांच होती है, नस खुली है कि नहीं उसकी जांच होती है, और हस्बैंड में शुक्राणु की मात्रा, चलने की शक्ति, और वो देखने में नॉर्मल है कि नहीं, स्पर्म, इनकी जांच होती है। बस ये इतनी ही जांच से हम सब कुछ पता लगा सकते हैं कि इसमें कुछ तुरंत करने की आवश्यकता है कि हम इनको 1 साल और दे दें, चांस दे सकते हैं। 1 साल और चांस दे सकते हैं, क्योंकि उसको कहा जाता है अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन। वो भी एक है, मेडिकल साइंस हमेशा आंसर नहीं ला पाता, लेकिन अगर सब नॉर्मल है तो कई बार उतना भर समय देने से लोग प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बट अगर कहीं प्रॉब्लम हुई तो कहाँ प्रॉब्लम है, उस हिसाब से बस उतनी ही दवा चलनी चाहिए, ये नहीं कि बस दुनिया भर की दवा दे रहे हैं। और खुद से तो बिल्कुल दवा नहीं लेनी है। और एक अगर उम्र कम है दोनों की तो मतलब समय भी मिलता है, इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे कुछ साल के बाद भी होते हैं, सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी, इसलिए। लेकिन अगर 1 से 1.5 साल हो तो एक बार दिखाना ज़रूर चाहिए महिला रोग विशेषज्ञ के पास जाकर। तो ये जो जांच की बात आपने की है मैडम, तो जैसे शुरुआत में दौर में 3-4 चीज़ों की ही जांच होती है दोनों में, लेकिन ये जांच जो है वो क्या हर जगह बहुत आसानी से उपलब्ध है लोगों के लिए, या फिर जांच जो है बहुत खर्चीला है, समय लेने वाला है? बहुत सारी बातें होती है जिसकी वजह से लोग जाने में कतराते हैं। नहीं, ये एक्चुअली जांच जो है वो काफ़ी मतलब बेसिक जांच की लिस्ट में ही ये आता है। और ये सब जांच जो है वो एक अगर आप हर शहर में ही उपलब्ध है। रांची में तो खैर हम लोग काफ़ी हद तक काम कर रहे हैं, बट अब छोटे शहरों में भी ये सारी जांच उपलब्ध है। अल्ट्रासाउंड सब जगह होता है, शुक्राणु की जांच हर जगह हो जाती है, और ये जो हार्मोन टेस्ट है खून में, ये कई जगह छोटे शहर में अगर नहीं हो रहा है तो वो बाहर भिजवा के करा देते हैं। तो सारी जांच आपको ज़्यादातर जगह पे मतलब अगर हम अपनी रांची की बात करते हैं, अगर झारखंड की राजधानी है रांची, बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर, तो एक तो आप ही की जो संस्थान है फ्रेया हॉस्पिटल, वहाँ तो ज़रूर होंगे ये सारी बिल्कुल, हम लोग तो वहाँ सब कुछ कर रहे हैं। वहाँ तो फर्टिलिटी यूनिट ही अलग है और उसमें सब चीज़ें होती हैं। हम लोग IVF तक का काम करते हैं। अच्छा। तो ये सारे टेस्ट बहुत आसानी से हो जाते हैं, और अगर
कोई औरत मासिक के दूसरे तीसरे दिन अगर आती है तो वो सबसे अच्छा समय है। अच्छा। क्योंकि उस समय सारी खून जांच हो सकता है, अल्ट्रासाउंड हो सकता है, हस्बैंड का टेस्ट हो सकता है, ट्यूब जांच हो सकता है। तो वो सब एक बार में ही सारा टेस्ट करा करके आ सकता है और जांच बहुत खर्चीला नहीं होता है। हाँ हाँ, ये वही खर्च की बात तो सब लोग सोचते हैं कि भाई कितना खर्च होगा। समय तो जांच में तो बहुत समय नहीं लगता होगा। 1 से 2 दिन। 1 से 2 दिन। तो ये जो अभी आईवीएफ का जिक्र किया मैम आपने, हम लोगों ने भी बहुत सुना है कि आजकल जो निसंतान दंपति है उनके लिए ये वरदान है एक तरह का। तो ये आईवीएफ क्या है, क्या होता है इसमें? आईवीएफ सबसे मॉडर्न इलाज में से है जी। और इसमें बच्चा शरीर के बाहर बनाया जाता है लैब में। जी। तो आईवीएफ का फुल फॉर्म है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मोटा मोटी टेस्ट ट्यूब बेबी भी इसको बोलते हैं क्योंकि ये लैब में बनता है। तो इसमें औरत के शरीर से अंडे बाहर ले लिए जाते हैं और हस्बैंड के जो स्पर्म्स हैं, शुक्राणु हैं, उनके साथ मिला करके बच्चे की शुरुआत लैब में की जाती है। तो और उसके बाद जो बना बनाया बच्चा है उसको बच्चेदानी में डाल देते हैं कि वो जगह पकड़ ले। अच्छा, बस आईवीएफ इतना ही है। बट ये काफ़ी जटिल अगर समस्या है इनफर्टिलिटी की, ऐसी चीज़ है जिसमें कि प्राकृतिक रूप से नहीं हो पाएगा, तभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा। क्योंकि एक तो ये खर्चीला है, हाँ हाँ हाँ, और दूसरे इसमें गारंटी नहीं होती। अच्छा। हाँ, क्योंकि तो हर तरह से देखा जाए तो ये तभी करना चाहिए जब कोई और उपाय नहीं बचा या सिंपल ट्रीटमेंट फेल कर गए हैं, जी, तब आईवीएफ किया जाता है। जी। तो आईवीएफ के बारे में कुछ तो आपने प्रकाश डाला है। आईवीएफ तभी उसकी ज़रूरत पड़ती है जब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब बाकी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। तो इसके आईवीएफ के अलावे अगर जैसे आपने बात की ट्रीटमेंट की, तो वो कौन कौन से तरह के इलाज हो सकते हैं? देखिए, जो सबसे कॉमन चीज़ें आजकल हम लोग देख रहे हैं जिसमें कि बहुत आसानी से लोग गर्भ धारण कर सकते हैं दवा से। 4 साल 5 साल हो गए, बच्चा नहीं ठहर रहा और मासिक गड़बड़ा रहा है जी। और बट औरत का अदरवाइज बाकी सब ठीक है, हस्बैंड भी ठीक है। तो हार्मोन की प्रॉब्लम सबसे कॉमन है हमारे देश में। एक तो थायराइड हार्मोन है और एक है पॉलीसिस्टिक ओवरीज। इसके बारे में आजकल लोग जानते भी हैं, कई लोग उसको पीसीओडी बोलते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो उसमें बच्चा ठहरने में दिक्कत होती है, बट सबसे आसान है उसमें दवा देना। अच्छा। हम लोग के पास काफ़ी मरीज ऐसे आते हैं कि 5 साल 6 साल से हर तरह का उनका इलाज चल रहा है, पर अंडा बना के फोड़ने की दवाई नहीं दी गई है। और अगर वो दें, जो कि बहुत ही सस्ता होता है, 200 रुपए की वो पत्ती आती है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो उसमें खाली आपको समझना है कि अच्छा इस महिला में ये प्रॉब्लम है, और उसके बाद उसकी दवा देने से आधे से ज़्यादा लोग उसमें प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल ट्रीटमेंट से उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, अक्सर लोग थायराइड की गोली नहीं खाना चाहते, उनको लगता है कि हम एक बार खाएंगे तो जीवन भर खाना पड़ेगा। लेकिन अगर थायराइड कंट्रोल नहीं होगा तो बच्चा ठहरना मुश्किल है। बच्चा ठहरने के बाद बच्चे में गर्भपात हो सकता है, बाद में बच्चा ग्रो नहीं करता। तो थायराइड कंट्रोल होने से भी कई लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। अच्छा। और जो मैंने जीवन शैली की बात की, जीवन शैली का पॉलीसिस्टिक ओवरी या पीसीओडी से और थायराइड से बहुत गहरा संबंध है। अगर लोग मोटे होते जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो उनका वजन बढ़ने की वजह से अंडाशय या ओवरी उसका काम खराब हो जाता है और वो पॉलीसिस्टिक ओवरी हो जाती है। तो वो हमारे समाज में बढ़ता जा रहा है आजकल, क्योंकि लोग छोटे रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब करते हैं। एक बार पढ़ाई करने लगे, नौकरी करने लगे तो और मुश्किल, शादी, फिर शादी हो जाने के बाद घर का काम और मुश्किल, और भी मुश्किल। हाँ, तो अक्सर लोग शादी होने के बाद 10 केजी वजन बढ़ा के हम लोग के पास आते हैं कि हमारा बच्चा भी नहीं ठहर रहा, और उसमें सिर्फ कसरत करने से, खान पान बदलने से, थोड़ा वजन कम करने से, बिना दवा के भी लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं। बट ये हमें बताना पड़ता है, कई बार खुद से उनकी समझ में नहीं आ रहा होता कि इतना करने से काम हो जाएगा। तो ये जो पीसीओडी या और भी समस्याएं आपने बताई, अब ये महिलाओं की हो गई, और अगर पुरुषों की बात करें तो उनमें क्या क्या कारण हो सकते हैं स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो? पुरुषों में क्या लक्षण हो सकता है? पुरुषों की भी जीवन शैली खराब हो गई है। आजकल काम में लोग इतनी भाग दौड़ की जिंदगी हो गई है, कसरत वगैरह करते नहीं, वजन बढ़ गया है। नशा पान का भी इसमें रोल है क्या? स्ट्रेस में नशा भी होता है। सिगरेट बहुत लोग पीते हैं,
उससे आपके धूम्रपान करने से शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है, चलने की शक्ति कम हो जाती है, फिर उसका जो काम करना है वो नहीं कर पाएगा। आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से लोग संबंध भी नहीं बनाना चाहते। वो हमारे समाज में एक नई समस्या है कि हम इतना थक जाते हैं कि हम साथ क्या रहें। फिर वो IVF की बात होने लगती है। तो ये सब हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चा होना प्राकृतिक चीज़ है ना, और अगर हम उसको प्रकृति के साथ चलें तो इसमें सफलता जल्दी मिलती है। तो सबसे पहले तो जीवन शैली को सुधारना होता है। पुरुषों में अगर हम देखें, जो वो नशे की जो बात हो रही है, तो सिगरेट पीने से सबसे खराब है, तंबाकू, उसमें सबसे नुकसान होता है। उसके अलावा अगर वो शराब वगैरह पीते हैं और रेगुलर बेसिस पे पीते हैं तो उससे भी होता है। ब्लड शुगर आजकल बहुत कम उम्र के लड़कों में भी हम लोग ब्लड शुगर देख रहे हैं, थायराइड की देख रहे हैं। उन सब से शुक्राणु की मात्रा कम हो जाती है, वीकनेस हो जाती है। शुक्राणु के चलने की, स्पर्म के चलने की शक्ति कम हो जाती है, स्पर्म डैमेज हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में देख रहे हैं और इसको बदलने से फ़र्क पड़ता है। बट पुरुषों वालों में ये ज़रूर है कि अगर थोड़ी माइनर प्रॉब्लम है तो वो ठीक होती है, अगर माइनर प्रॉब्लम नहीं है तो पुरुष वाले जो समस्या है उसमें अक्सर हम लोग को IVF करना पड़ता है। तो औरतों के लिए IVF कम होता है, कम है, पुरुषों के लिए उस समय जरूरत पड़ती है IVF की। ज़्यादा। ये जो IVF है, चूंकि नई ये तकनीक है, नई चीज़ हमारे लिए है, तो इस तरह की IVF के बाद अगर जो बच्चा है तो उसकी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या जैसे कि मान लीजिए बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट हुआ है किसी का अदर देन IVF, तो उनकी भी क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है? ये आपने बहुत सही सवाल किया है, क्योंकि कई लोग हमारे पास आते हैं और वो IVF नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि धारणा ये है कि IVF में बहुत बेड रेस्ट चाहिए, बहुत दवाइयाँ चलेंगी 9 महीने और आपको पक्का ऑपरेशन कराना है। बट ये गलत धारणा है। पहला बच्चा IVF का मेरी उम्र का है, तो दुनिया में जब IVF शुरू हुआ था तो पहला बच्चा 51 साल का है, 50+। तो IVF काफी पुराना हो गया, नया नहीं है। लेकिन अब जो कि ये समस्या ज्यादा गंभीर हो रही है, इसलिए ये IVF जो है वो उभर रहा है। लेकिन जो सुधार हो रहा है IVF में वो ये कि कम दवा में हम कैसे ये कर पाएं, वो नॉलेज भी बढ़ रही है, क्योंकि साइंस एडवांस हो रहा है। तो हम जो पहले हजारों दवाइयाँ देते थे, अब हो गया कि ये बहुत बेमतलब का है, इसको नहीं देना है, बस इतना से इतना देना है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये समझना है कि IVF के होने के बाद अगर गर्भ धारण हो गया तो वो, क्योंकि वो एक कहें तो कि प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम रूप से हुआ है, कृत्रिम है। तो ऊपर से दवाइयाँ दी जाती हैं जरूर, पर शुरू के सिर्फ और सिर्फ 3 महीने। 3 महीने में वो गर्भ अपने ऊपर आ जाता है, निर्भर हो जाता है, उसको ऊपर से कोई दवाई नहीं चाहिए। तो आप एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह उसको फिर रख सकते हैं, और सारी दवाइयाँ उसके बाद जो बाकी प्रेग्नेंट मदर लेती हैं, बस उतना। और जो एक्सरसाइज वगैरह है, चलना फिरना, सब घर का काम करना, वो सब करना चाहिए। वो सब नॉर्मल होता है, वो सब बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि वो करने से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन कम होता है। नहीं तो हम अक्सर देख रहे हैं लोगों को डायबिटीज हो जा रहा है प्रेगनेंसी में, शुगर की बीमारी, लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज करने से, नॉर्मल रहने से इन सब चीज़ों का चांस कम हो जाता है। और डिलीवरी का जहाँ तक बात है, डिलीवरी नॉर्मल इसमें हो सकती है, ये अच्छी बात। और अगर आपके जुड़वा हैं या 3 हैं तो अलग बात है, लेकिन सिंगल बच्चे की तो नॉर्मल डिलीवरी वो तो किसी भी नॉर्मल केस में भी अगर एक से ज्यादा होते हैं तो कई बार कॉम्प्लिकेशंस की वजह से डॉक्टर्स को ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये तो किसी भी केस में ऐसी स्थिति आ सकती है ऑपरेशन की। लेकिन IVF में ये जरूरी बिल्कुल नहीं है, जो लोगों की मानसिकता ये बनी हुई है कि इस तरह के केसेस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। और जहाँ तक बेड रेस्ट की बात है, तो इसमें नॉर्मल जो एक होता है, एक मतलब इस तरह की समस्या जिसमें नहीं है, और इस तरह की समस्या से निजात पाने के बाद जो बच्चे होते हैं, तो उसके बाद प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने पड़ते हैं क्या? नहीं, कोई प्रिकॉशन नहीं है, यही तो बात है। शुरू के 3 महीने तक जो है, उसके बाद कोई प्रिकॉशन नहीं है। आप बिल्कुल एक नॉर्मल प्राकृतिक प्रेगनेंसी की तरह इसको ले सकते हैं। नहीं, बच्चे होने के बाद अगर हम बात करें तो डिलीवरी होने के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो लोग अक्सर 2 दिन में घर जाते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक। बच्चों में भी किसी तरह की समस्या नहीं होती है? नहीं, बच्चों में भी नहीं होती है। इसमें भी बहुत रिसर्च है, क्योंकि अगर आप कोई प्रकृति से
बिल्कुल हट के कुछ काम कर एक रहे सामान्य सोच है, ये लोगों की सोच है कि भाई टेस्ट ट्यूब बेबी हम कह रहे हैं, पूरी तरह से नेचुरल नहीं है, तो जरूर बच्चे में कुछ दिक्कत होगी या नहीं होगी। नहीं, इसमें बहुत रिसर्च है और हाँ। बहुत ही क्लियर है कि बच्चे में कोई दिक्कत नहीं होती है। लोग कई बार खुद भी जब खुद से बच्चा ठहरता है तो भी उस बच्चे में कुछ लोगों में प्रॉब्लम हो सकती हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। आईवीएफ में भी उतना ही है। आईवीएफ में एक और एडवांस पद्धति है, उसको कहते हैं इक्सी। अच्छा। वो थोड़ा और एडवांस है, उसमें हाँ, हम हाँ, लोग हाँ। स्पर्म सेलेक्ट करके करते हैं। अच्छा। उसमें थोड़ा सा रिस्क पाया गया है कि बच्चे अब थोड़े से होते हैं, ज्यादातर अच्छा, नहीं। अच्छा, हाँ। अगर कोई भी चीज ज्यादा खराब होती है तो वो तो बैन हो जाती है दुनिया बिल्कुल, भर में बिल्कुल, हाँ। कि हम नुकसान कर रहे जी। हैं। तो उसमें थोड़ा सा रिसर्च अभी भी चल रहा है, बट कहा यही जाता है कि उसको भी रोकने की जरूरत नहीं है वो। लेकिन आईवीएफ नहीं है, वो आईवीएफ से 2 स्टेप और ऊपर है। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हम बातें कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या अगर हो, संतानहीनता की समस्या हो, इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो, तो क्या क्या हमारे पास उपाय हैं। आईवीएफ जैसी तकनीक भी है, लेकिन ये मैसेज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देना कि जिस कारण से ये जो समस्या आ रही है हमारे समाज में, नहीं संतानता की बात हम जो कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ तो कारणों का जिक्र हमने किया है, लेकिन कुछ और भी जिक्र करना है कि आजकल करियर बनाने के चक्कर में लड़कियों की शादी लेट से हो रही है, लड़कों की शादी लेट से हो रही है। आपके पास भी आते होंगे, आफ्टर 35 ईयर्स भी आते होंगे कि हमें बच्चा नहीं हो रहा है, ज़्यादा बढ़ती उम्र में, और बहुत सारी बातें हैं, हार्मोनल जो प्रॉब्लम्स आते हैं बढ़ती, जैसे पीसीओडी भी एक समस्या है। तो आप क्या बताना चाहेंगी माताओं को या उनकी जो बेटियाँ हैं या बेटे हैं उनको? देखिए, ये हम प्रकृति का पार्ट हैं और हमें उसके सामने हमेशा मान के चलना चाहिए कि हम लोग के पास जो समय दिया है भगवान में वो अनलिमिटेड नहीं है। और शरीर का एक काम होता है जो हर उम्र के हिसाब से आपको उसको मानना होता है। तो जो प्रेगनेंसी है और एक हेल्दी बच्चा कंसीव करना, वो कम उम्र में ज़्यादा होता है। तो जब हम कम बोलते हैं तो अब कम उम्र का भी लेवल ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं हम लोग। हाँ, पहले हम 30 बोलते थे, अब हम 34 साल बोल रहे हैं। ठीक है, बट यही कहते हैं कि अगर आपको बच्चा चाहिए, आपका करियर इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका शरीर भी समय के साथ साथ वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। तो उसके लिए आपको ज़रूर समय रहते प्रेग्नेंट हो जाना चाहिए। 30 साल के बाद प्रेगनेंसी बहुत डिले नहीं करनी चाहिए। 34 तक में बच्चे हो जाएं तो बच्चा होना भी आसान है, बच्चे में खराबी होने की संभावना भी कम है। 35 के बाद बच्चे में हर तरह के डिफेक्ट आने का रिस्क होने लगता है। तो एक तो वो इम्पोर्टेंट है कि करियर अपनी जगह है, लेकिन अगर आपको एक हेल्दी बच्चे की चाहत है, आजकल बहुत लोग बच्चा चाहते भी नहीं, तो उनकी बात अलग है। बट जिनको बच्चे करने हैं उनको ये हमेशा करना चाहिए। कुछ लोग हमारे पास ऐसे भी आए जो 40 साल तक बच्चा नहीं कर रहे थे, शादी हुई 37 साल में, 3 साल उन्होंने बोला हमारा करियर है, फिर 40 के बाद वो आए। अब आईवीएफ के कारण से लोग ये भी सोचते हैं कि हम किसी भी उम्र में जाएंगे तो हमारे बच्चे हो जाएंगे, लेकिन वो होता नहीं है। हम लोग नेचर के विरुद्ध जा रहे हैं, क्यों जाएं? हाँ, एक तो मिसकैरेज होगा और कई बार आईवीएफ में डोनर एग भी लिया जाता है किसी और कांडा। हालांकि सरकार ने उसके लिए अब बहुत नियम भी बना दिए हैं, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो डोनर वाला है वो कम हो गया है। लेकिन वो अक्सर वो आपका अपना नहीं होता। बिल्कुल। और 40-45 में तो अक्सर डोनर एग से आईवीएफ हो रहा है। तो ये जो कई बार आप न्यूज़पेपर में देखते थे पहले, अब तो नहीं आता कि इस उम्र में बच्चा हो गया, वो उनका अपना नहीं है, वो दूसरे के अंडे से है। तो इसीलिए ये ना सोचे कि हम किसी भी उम्र में जाएंगे तो हमारा आईवीएफ से बच्चा हो जाएगा। जो भगवान ने, जो ईश्वर ने हमें दिया है, और नेचर जो हमें कहता है, नेचर के साथ हमें चलना चाहिए। नेचर के विरुद्ध हम जा रहे हैं, इसीलिए इस तरह की समस्याएं इतनी ज़्यादा आ रही हैं। तो ये जो तकनीक है, ये जो इलाज है, तो इससे सिर्फ एक ही बच्चा पा सकते हैं या फिर उसके बाद भी संभावनाएं रहती हैं? संभावना बिल्कुल है। और हम अक्सर आईवीएफ के दौरान जब बच्चे बनाए जाते हैं लैब में, तो वो ज़्यादा बनाए जाते हैं। अच्छा। क्योंकि मकसद ये रहता है कि किसी भी औरत के शरीर में सारे अंडे एक प्रकार के नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं। अच्छा। तो जब बच्चा बनता है तो कुछ अच्छा बनेगा, कुछ खराब बनेगा। तो उसमें जो अच्छे वाले हैं उनमें से सेलेक्ट करके बच्चा बच्चेदानी में डाला जाता है, और वो बाकी बचते हैं उनको फ्रीज करके रख दिया जाता है। अच्छा। हाँ, वो फ्रीज करके रख दिया जाता है, और वो 20 साल 25 साल कितने भी साल तक आप रख सकते हैं बिना उसमें कोई खराबी आए। तो उससे क्या होता है कि जिनका बच्चा ठहर गया, वो अगले बच्चे के लिए भी उसका
कुछ साल बाद इस्तेमाल हो सकता है। जी जी जी, बिल्कुल, ये साइंस है और इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है साइंस। ये अच्छी बात है कि इस तरह की प्रक्रिया है इसमें कि आगे भी अगर आप चाहें, बच्चे दंपति चाहे तो बच्चा और भी हो सकता है उसका। तो ये जो समस्या है, मैम, ये जानने की इच्छा हो रही है कि ये क्या आनुवंशिक हो सकता है? जेनेटिक जी। यहाँ पे अगर हाँ अगर मर्द की बात करें तो वो आनुवंशिक होता है जी। तो जैसे किसी के शुक्राणु कम हैं, बहुत ही कम हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग कई बार उनके जहाँ बन रहा है वहाँ से लेते हैं, बट उसमें हम लोग वाई क्रोमोसोम जो कि जिस पे जीन्स जाते हैं माँ बाप से बच्चों में, उसमें वाई क्रोमोसोम का टेस्ट ज़रूर कराते हैं कि अगर इनके मान लो हम बच्चा हो भी जाए, अगर वो लड़का हुआ तो क्या उसको भी अपने फादर जैसी प्रॉब्लम होगी। तो जो मेल में है, मर्द में है, वो आनुवांशिक ज़्यादा होता है। फीमेल में, औरतों में पॉलीसिस्टिक ओवरी है, लेकिन पॉलीसिस्टिक ओवरी को बीमारी नहीं मानते। उसकी वजह से जरूरी नहीं है इस तरह की नहीं, उस तरह से नहीं होगा, नहीं। बिल्कुल। बट ऐसा नहीं है क्या ये जेनेटिक प्रॉब्लम। बिल्कुल, बहुत सारी बातें हमने की हैं, समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि आपसे और सवाल करें। अगर एक लाइन में कोई संदेश आप देना चाहें तो? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि इस बीमारी भी है, ये एक तरह से शारीरिक मानसिक हर तरह से असर करती है, तो इससे डरे नहीं, इसका इलाज संभव है। सही जगह पे सही डॉक्टर से आप खोज करके मिलें, अपनी सारी तकलीफ़ को उनके सामने रखें, जो वो जांच करते हैं कराएं, और इससे आप अगर लग के काम करेंगे तो इसमें सफलता मिलेगी। दिल न तोड़ें। बिल्कुल बिल्कुल, दिल न तोड़ें, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैडम, आप यहाँ पर आई, आपने बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।